दोस्तों आदाब, उम्मीद क्या सभी खैरियत से होंगे। आज है 8 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। मक्का में सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान ने मिलकर किया ताकत का ऐलान। ईरान की धमकी, हूथियों के हमले से अब पूरा मिडिल ईस्ट होगा परेशान। मिसाइल गरजेंगी, ड्रोन बरसेंगे, हर मोर्चे पर होगा नया इम्तिहान। मक्का का ये गठबंधन जंग रोकेगा या पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ेगा नया संग्राम? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास 100 बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे 900 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का शरीफ में एक बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन करके पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल पैदा कर दी। इस समझौते का सबसे बड़ा मतलब ये है कि अगर इन तीनों मुल्कों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। यानी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अब सिर्फ दोस्त मुल्क ही नहीं रहे, बल्कि सिक्योरिटी के मामले में भी एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। ये समझौता मक्का शरीफ में जुमे की नमाज के बाद हुआ और इसे मक्का ज्वाइंट डिटरेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। इसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साइन किया है। अब इन तीनों देशों की ताकत को समझिए। पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, तुर्की के पास एक बड़ी और मजबूत फौज है, एडवांस हथियार है और उसकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से मजबूत हो रही। वहीं सऊदी अरब के पास जबरदस्त आर्थिक और तेल की ताकत है। अगर ये तीनों मुल्क सचमुच एक साथ खड़े रहते हैं तो मिडिल ईस्ट में ताकत का बैलेंस बदल सकता है। लेकिन इस समझौते को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हुआ है जब मिडिल ईस्ट पहले ही ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव से हिला हुआ है। अब इस पैक्ट के तहत तीनों देश मिलकर अपनी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी के मामले में एक दूसरे का साथ देंगे और डिफेंस इंडस्ट्री में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक बात साफ समझना जरूरी है, ये अभी नेटो जैसा पूरा सैन्य संगठन नहीं है। फिलहाल ये एक कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन का फ्रेमवर्क है। इसका सीधा संदेश यही है, हम किसी पर हमला करने की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, मक्का में इस समझौते के साइन होते ही सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि ईरान में भी हलचल दिखाई देने लगी। ईरान की तरफ से सऊदी अरब को बेहद सख्त चेतावनी दी गई है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सदस्य इब्राहिम रजाई ने कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागज पर किया गया ये समझौता सऊदी अरब को सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि जिस अमेरिका का सहारा लेने के बावजूद सऊदी अरब को पूरी सिक्योरिटी नहीं मिली, उसी तरह तुर्की और पाकिस्तान के साथ किया गया यह समझौता भी उसे नहीं बचा पाएगा। रजाई ने सऊदी अरब को अपनी पॉलिसी बदलने और अपनी ताकत अपने दम पर बढ़ाने की नसीहत दी है। हालांकि यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि यह ईरान की पूरी सरकार का ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन जिस शख्स की तरफ से ये बयान आया है उसकी पोजीशन को देखते हुए इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। इस बयान से इतना जरूर पता चलता है कि ईरान इस नए डिफेंस पैक्ट को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अब ईरान के सामने सिर्फ सऊदी अरब नहीं, अगर ये समझौता मजबूत होता है तो तुर्की और पाकिस्तान भी एक ही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में उसके सामने नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी एक नई स्थिति है। अब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल के सामने अलग अलग मुल्क और अलग अलग संगठन थे, लेकिन अगर सऊदी अरब की दौलत, तुर्की की फौजी ताकत और पाकिस्तान की एटमी ताकत का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आती है तो रीजन का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये पैक्ट किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं बनाया गया है, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये किसी एक देश के खिलाफ नहीं है तो फिर ईरान इतना बेचैन क्यों नजर आ रहा है
और यहीं से इस पूरे समझौते की असली अहमियत सामने आती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान जैसा नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मजबूत होता है तो आने वाले दिनों में रीजन की सियासत और सिक्योरिटी दोनों पर इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा अब यमन के हूतियों से जुड़ा हुआ है। मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद हूतियों की तरफ से भी सऊदी अरब को सीधी धमकी दी गई है। हूतियों ने साफ कहा है कि यमन में मौजूद सऊदी फौजी, उसके साथी और उसके कैंप अब भी महफूज नहीं रहेंगे। यानी मक्का में 3 मुल्कों के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हुआ और दूसरी तरफ हूतियों ने साफ कर दिया कि सऊदी अरब के खिलाफ उनकी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के मारिब शहर पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला भी हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। यमन की सरकार का आरोप है कि रिहायशी इलाकों और बेघर लोगों के कैंपों को निशाना बनाकर किया गया। यमन की फौज ने दावा किया है कि उसने कई हूती ड्रोन मार गिराए, लेकिन इसके बावजूद कुछ मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच गईं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हूती सऊदी अरब के खिलाफ अपने हमले तेज करते हैं तो मक्का डिफेंस पैक्ट क्या करेगा, क्योंकि समझौते की असली परीक्षा यहीं से होने वाली है। अगर यमन में हूतियों और सऊदी अलायंस के बीच लड़ाई बढ़ती है तो पाकिस्तान और तुर्की का रोल कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सऊदी अरब की जमीन पर कोई बड़ा हमला होता है तब इस समझौते की असली ताकत का पता चलेगा। क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा? क्या तुर्की अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस टकराव में ईरान भी खुलकर हूतियों के समर्थन में सामने आता है तो क्या मिडिल ईस्ट में 2 अलग अलग सिक्योरिटी ब्लॉक्स में बंटने लगेंगे? तो क्या मिडिल ईस्ट 2 अलग अलग सिक्योरिटी ब्लॉक्स में बंटने लगेगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ सऊदी अरब और हूतियों तक सीमित नहीं रहेगा। एक तरफ ईरान और उसके सहयोगी होंगे, दूसरी तरफ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का नया सिक्योरिटी वर्क। और फिर सवाल सिर्फ एक देश की सुरक्षा का नहीं होगा बल्कि पूरी ईस्ट के पावर बैलेंस का होगा। मक्का में हुआ ये समझौता इसलिए अहम है क्योंकि ये सिर्फ 3 देशों के बीच एक कागजी दस्तावेज नहीं, अगर ये आगे मजबूत होता है तो ये मिडिल ईस्ट की सियासत, सिक्योरिटी और आने वाले संघर्षों का नक्शा बदल सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पैक्ट सिर्फ एक समझौता बनकर रहेगा या फिर पहली बड़ी चुनौती आते ही तीनों मुल्क सच में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? यही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी सेनेट ने एक ऐसे बिल को भारी बहुमत से पास कर दिया है जिसके तहत रूस के तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 100% तक टैरिफ लगा सकता है। दरअसल अमेरिका रूस पर उसकी तेल और गैस से होने वाली कमाई के जरिए दबाव बढ़ाना चाहता है। अमेरिका का मकसद है कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाया जाए ताकि रूस की एनर्जी से होने वाली कमाई कम हो और उस पर आर्थिक दबाव बढ़े। और इस पूरी कहानी में भारत का नाम सबसे अहम है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस से मिलने वाला तेल कई बार दूसरे विकल्पों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। भारत इस तेल को खरीदकर अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार करता है। अब अगर अमेरिका भारत पर 100% तक टैरिफ लगा देता है तो इसका सीधा असर भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा बल्कि भारत के कारोबार और अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेडिंग पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अभी ये टैरिफ भारत पर लगा नहीं है। सीनेट ने सिर्फ उस बिल को पास किया है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने की ताकत देगा। जो इस कानून की प्रक्रिया और उसके बाद राष्ट्रपति के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। भारत के अलावा चीन भी इस संभावित टैरिफ की जद में आ सकता है क्योंकि चीन भी रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदता है। अब अगर अमेरिका और भारत और चीन जैसे बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगता है तो इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के कारोबार, तेल की कीमतों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत के सामने यहाँ एक संतुलन बनाने की चुनौती होगी।
एक तरफ अमेरिका के साथ भारत के व्यापार और रणनीतिक रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ रूस भारत के लिए लंबे वक्त से एक अहम ऊर्जा और सुरक्षा साझेदार रहा है। इसलिए आने वाले वक्त में भारत को देखना होगा कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदने की अपनी नीति को किस तरह जारी रखता है और साथ ही अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को भी कैसे संभालता है। कुल मिलाकर अमेरिका का यह कदम रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन अगर इसकी चपेट में भारत और चीन जैसे बड़े देश आते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे रूस से तेल खरीदना कम करेगा या फिर अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा? यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी तस्वीर होगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।